नमस्कार साथियों, मैं एस यादव एक कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर देखिए हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जो हमारे पाठ्यक्रम में एक नया टॉपिक जुड़ा है और यहाँ से भी कुछ अच्छे सवाल पूछे जाने की संभावना है। शॉर्ट में इस टॉपिक को कहा जाता है RSOS, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा को। तो देखिए सबसे पहले जो यहाँ लिखा गया है आपके सामने वो लिखा गया है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। शॉर्ट में इसको कहा गया है RSOS। तो नोट कर लें आज इस टॉपिक को अपना RSOS, ठीक है। अब आगे देखिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए शिक्षा संकुल जयपुर के अंदर जो इसका भवन है उस भवन को दिखाया गया। भव्य बिल्डिंग बनाई गई है शिक्षा संकुल जयपुर के अंदर, ठीक है। तो देखिए राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, शॉर्ट में इसका नाम जो लिखा है RSOS। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं कि इसके ऊपर लिखा हुआ क्या है। तो इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसका जो लोगो आप देख रहे हो, सभी तक सबके लिए, ठीक है ना। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल और उसके बाद ये भव्य बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग के ऊपर नाम लिखा हुआ है शायद आप लोग देख पा रहे होंगे, एकलव्य भवन, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं इसकी स्थापना की। स्थापना की बात की जाए तो 21 मार्च 2005 में की गई। कहां पर की गई? शिक्षा संकुल जयपुर। कई बार देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका पंजीकरण कब कराया गया और किसके अधीन कराया गया। तो देखिए अगर इसके पंजीकरण की यदि हम बात करते हैं तो सीधा है राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण या पंजीकरण अधिनियम 1958। राजस्थान संस्था पंजीकरण 1958, इसके अंतर्गत इसका क्या कराया गया? पंजीकरण 21 मार्च 2005 को। अब दूसरी बात आती है कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है यह है प्रारंभिक शिक्षा के अधीन है या माध्यमिक शिक्षा, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा विभाग को दो भागों में बांट रखा है, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा। तो बात करते हैं तो यह है हमारे माध्यमिक शिक्षा के अधीन एक राजकीय नहीं स्वायत्त शासित संस्था। माध्यमिक शिक्षा के अधीन एक स्वायत्त शासित संस्था। कैसी संस्था है ये? स्वायत्त शासित संस्था है। देखिए अब देखिए हम एक एक करके इसकी विशेषताएं देखेंगे, इसका उद्देश्य देखेंगे और उद्देश्य के साथ साथ इसका प्रबंधन और प्रशासन को भी देखेंगे। बात करते हैं इसके उद्देश्य की, भाई इसकी क्या जरूरत पड़ी स्थापना करने की और नाम ही इसका एकलव्य क्यों रखा गया। आप आइडिया लगा सकते हैं। जिस तरह से देखिए एकलव्य ने अपने गुरु की प्रतिमा बनाकर और उनसे प्रत्यक्ष रूप में शिक्षा न प्राप्त करके अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की, उसी तरह से ये प्रत्यक्ष रूप से देखिए शिक्षा न प्रदान करके अप्रत्यक्ष रूप से यानी बिना कक्षा कक्ष के जो शिक्षा प्रदान की जा रही है वो देखिए जैसे एकलव्य ने प्राप्त की थी उसी तरह से यहाँ पर भी शिक्षा दी जाती है। इसीलिए इसका नाम रखा गया, एकलव्य भवन भी रखा गया है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके उद्देश्य की। अगर देखिए हम उद्देश्य की बात करें कि इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य RSOS का उद्देश्य, RSOS राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। उद्देश्य की देखिए यदि हम बात करें तो सबसे पहले देखिए उद्देश्य के अंदर आता है कि जो बच्चे माध्यमिक शिक्षा से वंचित हैं, माध्यमिक का मतलब 10वीं कक्षा से जो वंचित हैं, जो बोर्ड परीक्षा के भय से और डर के कारण उसे पास नहीं कर पाते हैं या कुछ परिस्थितियों के कारण उनकी शिक्षा छूट जाती है, उसी तरह से उच्च माध्यमिक स्तर पर कक्षा 12वीं जो है उसको बच्चे उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं और जो मूल धारा से यानी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उनके लिए देखिए यहाँ प्रावधान किया गया है ताकि वो माध्यमिक शिक्षा से वंचित नहीं रहे। तो इसके अंदर प्रावधान किया गया है माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा से वंचित बच्चों को
शिक्षा उपलब्ध कराना, शिक्षा उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना, यह है इसका मूल उद्देश्य। देखिए, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, प्रबंधन एवं प्रशासन के अंदर इसका हम देखते हैं संगठनात्मक, इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बनाया गया है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम इसके संगठन की बात करते हैं तो इसमें दो तरह की देखिए समितियों का गठन किया गया है प्रबंधन और प्रशासन के लिए। सबसे पहले नियामक परिषद, द गवर्निंग काउंसिल्स, और गवर्निंग काउंसिल को हम देखिए नियामक कह दो या शासी परिषद, शासी परिषद, या देखिए हम दूसरा नाम भी लिख सकते हैं इसका, गवर्निंग काउंसिल या नियामक परिषद, नियामक परिषद, इस तरह से देखिए। अब जो इसकी शासी या नियामक परिषद है ये शीर्ष संस्था है। कैसी संस्था है ये? इसकी शीर्ष है ना, एपेक्स बॉडी है एक तरह से। अब बात आती है कि ये जो परिषद बनाई गई, ये काउंसिल बनाई गई, इसका अध्यक्ष कौन होता है? अगर अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष होता है ईएम। ईएम का मतलब होता है एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, इसके क्या बनाए गए? अध्यक्ष बनाए गए हैं। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर यदि हम बात करें कि इसका काम क्या है, ये जो शीर्ष परिषद है तो इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है आरओएस से संबंधित नीतियों या नियमों का निर्धारण, नियमों या नीतियों का निर्धारण करना, यह है इसका प्रमुख काम। ठीक है, अब देखिए इसके अधीन दूसरी जो हम बात करते हैं वो आती है एक तरह से एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसको एग्जीक्यूटिव का कमेटी को हम कहते हैं कार्यकारिणी, कार्यकारिणी समिति होती है ये एग्जीक्यूटिव कमेटी, या हम इसको निष्पादन भी कहते हैं, निष्पादन समिति। ठीक है, अब ये देखिए कार्यकारिणी निष्पादन जो समिति है इसका मूल काम क्या है? इस शीर्ष संस्था द्वारा जो भी नियम या नीतियां बनाई गई हैं, इन नियम और नीतियों को क्या करना? क्रियान्वित करना, क्रियान्वित करना। जो भी नियम और नीति बनाई जाती हैं इस परिषद द्वारा, उनको क्या करना? क्रियान्वित करना। तो सबसे पहले आता है इसका एक सभापति होता है जिसे हम चेयरमैन कहते हैं, और सभापति इसका होता है निदेशक। सभापति देखिए किसको बनाया गया है, यहाँ हम बात कर रहे हैं इसका जो सभापति जो बनाया गया है ना, वो बनाया गया शिक्षा सचिव को, शिक्षा सचिव, जो हमारे शिक्षा विभाग का जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरीट के अंदर जैसे वर्तमान में पीके गोयल साहब हैं जो एसीएस ग्रेड के हैं। कई बार क्या है कि मुख्य शासन सचिव भी होता है, तो कई बार शासन सचिव ग्रेड का भी किसी को भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को देखिए सेक्रेटरी बनाया जाता है, वो हमारे यहाँ पर क्या होंगे? शिक्षा सचिव होंगे, और वो इसके क्या कहलाएंगे? सभापति या चेयरमैन, वर्तमान में है एसीएस ग्रेड के, है ना, जो सीनियर आईएएस है। उसके बाद देखिए इस कमेटी के अंदर जो बनाया गया है एक पद और है जिसका नाम है निदेशक, और निदेशक जो लगेगा वहां पर वो होगा आरएस अधिकारी। एक होता है इस कमेटी का सचिव, और सचिव जो होता है हमारे शिक्षा विभाग का होता है संयुक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक ग्रेड का शिक्षा अधिकारी होता है, और शॉर्ट में हम इसको कहते हैं जेडी, जॉइंट डायरेक्टर। जैसे वर्तमान में रतन सिंह यादव जी हैं, इसके अंदर देखिए इसके सचिव लगे हुए हैं। तो इस तरह से देखिए कुछ पदाधिकारी थे, ये नियम बनाने वाली परिषद, ये नियमों को लागू करने वाली। अब बात आती है कि ये जो आरएसओएस जो संस्था है शिक्षा संकुल में, ये तो देखिए उसको चलाता कौन है? ये तो मीटिंग होती है और परिषदों की सभाएं होती है, जब लोग आते हैं। चलाने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है डायरेक्टर को दी गई है, और डायरेक्टर कौन है? आरएस पद के समकक्ष कोई भी अधिकारी, दूसरा उसके साथ सचिव। जो यहाँ निदेशक है, इस निदेशक के चारों ओर घूमता है, ये सारी जिम्मेदारी होती है निदेशक महोदय की होती हैं, जो कौन है? आरएस पद के समकक्ष किसी भी आरएस पदाधिकारी को सरकार द्वारा नियुक्ति दी जा सकती है, और संयुक्त निदेशक पद के किसी भी शिक्षा अधिकारी को यहाँ पर क्या लगाया जा सकता है? सचिव लगाया जा सकता है। इस तरह से इसका संगठनात्मक देखिए ढांचा बनाया गया। उसके बाद तो और भी नीचे जिला शिक्षा अधिकारी के पद वगैरह और भी बनाए, और भी सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस के देखिए इसके नीचे क्या बनाया गया? सेक्शन। सेक्शन को क्या कहते हैं? अनुभाग।
9 अनुभाग बनाए गए जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, और उन अनुभागों के कार्य, प्रत्येक अनुभाग का एक अधिकारी भी नियुक्त किया गया जो शिक्षा विभाग से होता है। इस तरह से देखिए ये कार्यक्रम है। अब बात करते हैं, देखिए जब ये हमारा एक तरह से राजस्थान राज्य स्टेट ओपन स्कूल है तो इसकी कुछ ना कुछ विशेषता एक एक करके बहुत ही अच्छे से आपको समझना भी है। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन। देखिए इसका जो पंजीकरण होता है, जो बच्चा इसमें एडमिशन लेना चाहता है, प्रवेश लेना चाहता है, उसका पंजीकरण कैसे होगा? ऑनलाइन होता है। कैसे होगा पंजीकरण? ऑनलाइन। अब देखिए ऑनलाइन जो इसके केंद्र बनाए गए हैं, आज के दिन वर्तमान में जो इसके परीक्षा के केंद्र हैं वो हैं 555। आज के दिन वर्तमान में कितने केंद्र हैं इसके? यानी आप 555 स्थानों पर ऑनलाइन अपना पंजीकरण करा सकते हैं, पहली बात। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर आता है आयु सीमा। आयु सीमा की जो गणना है वो की जाती है 1 जुलाई से। 1 जुलाई से क्या करते हैं? गणना करते हैं। याद रखना ये चीज। और इसके अंदर जो आयु सीमा जो तय की गई है वो है न्यूनतम आयु को तय किया गया है। अगर कोई बच्चा 10वीं में प्रवेश लेना चाहता है, कौन सी क्लास में लेना चाहता है? कोई बच्चा 10वीं में प्रवेश लेना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 14 वर्ष। अब बात आती है साहब मैक्सिमम अनलिमिट, कितनी भी वर्ष का हो। अगर देखिए वो बच्चा 12वीं में एडमिशन लेना चाहता है तो उसकी आयु जो न्यूनतम तय की गई है, कितने वर्ष होना जरूरी है? 15 वर्ष होना जरूरी है। तो ये तो आयु की बात होगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं विषय का चयन। अब देखिए विषय की यदि बात करते हैं तो यहाँ हम 2 तरह से देखते हैं। 10वीं के अंदर देखिए 17 विषय हैं। कितने विषय हैं? 17। और 12वीं के अंदर देखिए जो 12वीं कक्षा है उसके अंदर है 21 विषय। तो कुल यदि हम जोड़ें 17 और 21 कितने होते हैं? 38 विषय हैं टोटल। तो इस तरह से इन 17 में से 5 का चुनाव करना होता है, चयन करना है बच्चे को। इन 21 में से भी कितने का चयन करना है? 5 का चयन करना है। मैक्सिमम विषय 7 चुन सकता है बालक, मिनिमम 5 चुनने हैं, मैक्सिमम 7 विषय चुनने होते हैं। 10वीं और 12वीं में टोटल सब्जेक्ट होते हैं 38, जो मैं आगे बताऊंगा भी आपको कौन कौन से विषय होते हैं। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण आता है जिसका नाम है क्रेडिट स्थानांतरण। इसको अंग्रेजी के अंदर देखिए कहा जाता है TOC, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। कई बार पूरा नाम पूछा जा सकता है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। अब इसमें 2 तरह के प्रावधान किए। अगर कोई बच्चा RSOS से उत्तीर्ण है, मतलब कुछ विषय में पास है, जितने विषय पास हो गए वो उसके क्रेडिट होंगे, ठीक है। और कितने विषय क्रेडिट हो सकते? 4 विषय। यानी इसका मतलब यह है अगर बच्चे ने पूर्व में परीक्षा दी है, अगर उसके 4 विषय उत्तीर्ण हो गए और बाकी विषय नहीं हुए, 4 विषय तक वो क्रेडिट ले सकता है, यानी उसको उनकी परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। अगर अदर बोर्ड से मान्यता प्राप्त, अदर बोर्ड से मान्यता प्राप्त, इन्होंने 73 देखिए वो बता रखे मान्यता के सेंटर बोर्ड्स हैं, अगर उनमें से हैं तो वो बालक देखिए 2 विषय में ले सकता है। 2 विषय में क्या ले सकता है? TOC, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। यहाँ कितने विषय में TOC हो सकती है? यहाँ क्रेडिट हो सकता है 4 विषय में। तो ये तो था क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब जो विषय पास कर रखे हैं बच्चे ने, उन विषय को क्या करना? स्थानांतरित करना। ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना, इसके अंदर पूछी जा सकती हैं। अगली विशेषताओं पे चलते हैं। व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम। अब जो बच्चे एडमिशन ले लेते हैं उनका देखिए साल में एक बार ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, PCP, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। अब ये देखिए पर्सनल जो कॉन्टैक्ट जो प्रोग्राम हैं, इसके अंदर सीधा सा एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्तिगत संपर्क के लिए कार्यक्रम चलाया जाता है, अगर विषय में कोई कठिनाई हो, बच्चे को विषय में कठिनाई या कोई समस्या, उसके समाधान के लिए 15 दिवसीय
क्या लगाया जाता है, एक तरह से पीसीपी कार्यक्रम लगाया जाता है, पीसीपी पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम चलाया जाता है। इसकी जो अवधि फिक्स कर रखी है 25 दिसंबर से प्रतिवर्ष और 8 जनवरी तक ये फिक्स होता है। 25 दिसंबर से 8 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलता है, जिसमें बच्चा परामर्श ले सकता है, किसी प्रकार की कठिनाइयां उनको दूर करवा सकते, विषय विशेषज्ञ होंगे जो समाधान भी करेंगे विषय का। और बात करते आंशिक, एक बहुत अच्छी बात है, कोई बच्चा देखिए इसमें आंशिक रूप से प्रवेश ले सकता है। कुछ विषय को देखिए जो बच्चा पढ़ रहा है, जो अपने कुछ विषय को उत्तीर्ण करना चाहता है, 1 या 2 विषय को उत्तीर्ण करना चाहता है, तो आंशिक रूप से भी प्रवेश ले सकता है। और देखिए आंशिक रूप से प्रवेश की यदि हम बात करें तो इसके अंदर कहा गया है कि प्रमुख रूप से वो मैक्सिमम 4 विषय के अंदर एडमिशन ले सकता है। अधिकतम कितने विषय में एडमिशन ले सकता है? अधिकतम 4 विषय में। और वैसे यदि प्रवेश लेना है तो 5 विषय लेना जरूरी था, लेकिन आंशिक प्रवेश लेने के लिए उसके पास ऑप्शन होता है 4 विषय में आंशिक प्रवेश ले सकता है। यहां उसको देखिए अंक तालिका मिलेगी, सर्टिफिकेट नहीं मिलता है बच्चे को। दूसरा और देखिए, फिर आता है अंक सुधार। कई बार क्या है कि बच्चे की ग्रेड कम बन जाती है, कम नंबर आते हैं, तो अंक सुधार के लिए भी इसमें प्रवेश ले सकता है। अब अंक सुधार का मतलब है कि सीधा सा है कि अपने जो पूर्व में जो अंक हैं उन अंकों के अंदर क्या करना चाहता है बच्चा, सुधार करना चाहता है। और इसके अंदर भी देखिए वो मैक्सिमम 1 या 1 से अधिक 7 विषय तक के अंदर क्या ले सकता है, प्रवेश ले सकता है। उसे एक अवसर दिया जाता है, अंक सुधार का एक अवसर दिया जाता है, एक अवसर अंक सुधार का। और अधिकतम कितने विषय में ले सकता है? 7 विषय में। देखिए 7 विषय में प्रवेश ले सकता अंक सुधारने के लिए, ये इसके अंदर कहा गया है। अब उसके बाद देखिए हम आगे चलते, प्रवेश की वैधता। प्रवेश की जो अवधि है वो रहेगी 5 वर्ष। अवधि क्या है? 5 वर्ष। और 2 बार देखिए इसके अंदर परीक्षा का आयोजन किया जाता है। साल में 2 बार होती है परीक्षा, एक तो होती है उनकी नवंबर में और दूसरी देखिए मार्च के और अप्रैल के अंदर ये परीक्षा का आयोजन किया जाता है। साल में 2 बार परीक्षा का आयोजन किया जाता है। और वैधता कितने साल की रहती है? 5 वर्ष की। और वो परीक्षा दे सकता है, इसके अंदर 9 बार परीक्षा दे सकता है, 9 बार परीक्षा दे सकता है बच्चा, 9 बार परीक्षा। और 10 नहीं देगा इसके अंदर। आप सोच रहे हैं कि हर 6 महीने बाद होती है तो 5 वर्ष है तो 10 होनी चाहिए, नहीं, इसमें 9 बार परीक्षा का आयोजन। अगर 9 बार में भी पास नहीं होता है तो फिर दोबारा से वो फिर भर सकता अगले 5 साल के लिए। और जो जितने विषय पास होंगे वो उसके क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। और आगे बात करते हैं, देखिए पाठ्यक्रम देखिए शुरुआत में जो बताया, शायद हो सकता है आपको नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं है ना। दूसरी बात आती है उच्च माध्यमिक। 2 परीक्षाएं अपने यहाँ, ये तो है 12वीं और ये कौन सी है? 10वीं की। अब देखिए इसके अंदर हमने जो लिखा है वो यही लिखा है कि ये जो विषय हैं हमारे पास, इनको 2 ग्रुपों में बांटा है। एक ग्रुप बना दिया ए और दूसरा ग्रुप बना दिया बी। और टोटल विषय होते हैं 10वीं के अंदर कितने विषय हैं? 17 विषय हैं। तो याद रखना इस चीज़ के अंदर, शुरुआत में देखिए ए ग्रुप में तो किसको दिखाया गया? भाषा को दिखाया गया है, ठीक है ना। बाकी उसके अंदर जो हमारे भाषाओं में कौन कौन से, हिंदी है, उसके अलावा उर्दू है, सिंधी है, राजस्थानी है, इस तरह से संस्कृत है, पंजाबी है, अंग्रेजी है, ये सब क्या है? भाषाएं। 7 भाषाएं दिखाई गई हैं। उसके बाद देखिए 10 जो हमारे पास क्या है? गणित है, विज्ञान है, सामाजिक, अर्थशास्त्र है ना, इस तरह गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, भारतीय संस्कृति, विरासत, इस तरह से विषय को चुना गया है। 2 भाषाएं अनिवार्य है और बाकी बच गए अपने 3 सब्जेक्ट यहाँ से ले सकता है। टोटल लेने होते 5 विषय यहाँ चुनने। यहाँ पर भी देखिए वही 2 भाग बनाए, ए भाग, इसमें क्या आई है? भाषाएं। वही देखिए यहाँ पर भाषा लेनी होती है बच्चे को। और फिर उसके बाद आता है बी ग्रुप। बी के अंदर वही सब्जेक्ट है, गणित है, भौतिकी, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है। ऐसे देखिए टोटल कितने सब्जेक्ट है? 21। 4 भाषाएं हैं और उसके बाद देखिए हमारे बाकी सब्जेक्ट्स हैं। तो इनमें से चुनाव करने का यह है कि टोटल 17 में से 5 को चुनना। और इधर देखिए हम देखते 21 में से किसको चुनना होता है। यहाँ कितने सब्जेक्ट होते हैं? 21।
21 में से 5 और इधर 17 में से 5, 2 भाषाएं अनिवार्य, बाकी आप दूसरा। अच्छा, मैक्सिमम भी चुन सकते हो, 7 विषय चुने जा सकते हैं, वो आपकी उपलब्धि के ऊपर है कि आप कितने विषय चुन पाते हैं। अगली देखिए, प्रवेश के लिए योग्यता है। कई बार मन में क्वेश्चन रहता है कि यहाँ प्रवेश लें तो किस तरह से लें। यहाँ प्रवेश 2 तरह से बताया गया, एक तो माध्यमिक पाठ्यक्रम में लेना हो और एक उच्च माध्यमिक। तो सबसे पहले आयु, जिसकी मैं बात कर चुका हूँ, न्यूनतम आयु के लिए 14 वर्ष, न्यूनतम आयु 12वीं में 15 वर्ष। फिर आता है सहायक दस्तावेज, मूल निवास, जन्म प्रमाण पत्र, और 10वीं के बता रहा हूँ पिछले विद्यालय से प्राप्त टीसी, माइग्रेशन प्रमाण पत्र आदि हो उसके पास जिसमें जन्म तिथि हो। तीसरा है राजकीय सेवा में कार्यरत जो कर्मचारी हैं तो उनके लिए उनकी सेवा पुस्तिका जो सर्विस बुक होती है ना, उसकी डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद चौथे नंबर पर दे रखा है अनाथ फुटपाथ पर रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए चिकित्सा विधि प्रमाण पत्र, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम साहब का क्या हो यहाँ पर प्रमाण पत्र हो, कार्यपालक मजिस्ट्रेट या नोटरी द्वारा किया हुआ कोई शपथ पत्र हो, और उसके आधार पर इसकी आप बच्चे को क्या दिया जा सकता है, प्रवेश। माध्यमिक के अंदर बताया गया है ये सारी चीज़ें। अब करते हैं उच्च माध्यमिक। उच्च माध्यमिक में देखिए उसका माध्यमिक कक्षा उत्तीर्ण करना जरूरी है। अगर वो माध्यमिक उत्तीर्ण नहीं है तो उच्च माध्यमिक में प्रवेश नहीं ले सकता। या तो टीसी लेके आए या 10वीं पास की मार्कशीट लेके आए। और राजस्थान से बाहर के अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे। तो इस तरह से और भी देखिए इसके अंदर बताए गए हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, 9वीं कक्षा तक कोई भी कक्षा उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण अथवा माध्यमिक कक्षा अनुत्तीर्ण, 10वीं फेल हो सकता है या 9वीं तक कोई भी क्लास पढ़ा हुआ हो। स्व प्रमाण पत्र और अपने जो स्व प्रमाण पत्र है ना, आवेदन के अनुसार एक आवेदन पत्र है वो भरा हुआ होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण, यहाँ 10वीं पास करना जरूरी है 12वीं के लिए। और इसके लिए कोई भी कक्षा हो, कोई मतलब नहीं है कितना भी पढ़ा लिखा हो वो, चाहे फेल ही क्यों ना हो। सबसे महत्वपूर्ण ये इंपॉर्टेंट है, एक पूछा जाने वाला दस्तावेज अपने से, प्रोत्साहन पुरस्कार। देखिए प्रोत्साहन पुरस्कार पहले 2 स्तर पर दिए जाते थे, याद रखना, और अब ये पुरस्कार दिए जाते 3 स्तर पर दिए जाते हैं। पिछले साल से चालू कर दिए, राज्य स्तर, जिला स्तर और खंड स्तर। और प्रत्येक 2 बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है हर लेवल के ऊपर, एक लड़के को और एक लड़की को जो सर्वोच्च अंक प्राप्त करता है। 60% से कम अंक नहीं होने चाहिए, से कम अंक नहीं हो। जो बच्चा यहां से पास करता है 60 से ऊपर हो, उन बच्चों को ये पुरस्कार दिया जाता है। लड़कों को तो दिया जाता है एकलव्य पुरस्कार और लड़कियों को दिया जाता है मीरा पुरस्कार। बात करते हैं देखिए 10वीं के अंदर, कौन सी क्लास की बात करते हैं, 10वीं के अंदर देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर जो पुरस्कार जो दिया जाता है उसके अंदर देखिए जो प्रथम स्थान जो प्राप्त करता है उसे दिए जाएंगे 10वीं के अंदर राज्य स्तर पर 21,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर जो दिया जाता है द्वितीय स्थान वाले को 11,000 रुपये। फिर इसी तरह से जो दूसरा जो जिला स्तर पर जो पुरस्कार है वो प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को दिया जाएगा किसको, 11,000 रुपये, और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को दिया जाएगा 5100 रुपये, और खंड स्तर पर 5100 रुपये और 3100 रुपये। कौन सी कक्षा में, 10वीं कक्षा के अंदर राज्य स्तर, जिला स्तर और खंड स्तर तीनों स्तरों पर यह पुरस्कार दिया जाता है। लड़का यदि पहले स्थान पर आता है तो देखिए उसको कहा जाएगा एकलव्य पुरस्कार, और लड़की आती है तो उसे कहा जाएगा मीरा पुरस्कार। उसी तरह से देखिए 12वीं के ऊपर, 12वीं में भी वही सिस्टम है, यहाँ 21,000 रुपये पहले स्थान और दूसरे स्थान पर 11,000 राज्य पर। फिर आता है जिला स्तर पर 11,000 और 5100 रुपये। फिर उसके बाद खंड स्तर पर भी दे रखा है, और कौन सा, 5100 रुपये और 3100 रुपये। इस तरह से 2 बच्चों को पुरस्कार इसके अंदर दिया जाता है। राज्य स्तर के ऊपर 10वीं में 2 बच्चों को ही दिया जाता है, 12वीं में वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। जिसके भी सर्वोच्च अंक होंगे उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था शुरुआत में, इसमें 9 अनुभाग बनाए गए हैं छोटे छोटे कार्यों के लिए। कितने सेक्शन हैं, 9 सेक्शन बनाए गए हैं। और 9 सेक्शन की बात करते मैं नाम बता रहा हूं आपको। सबसे पहले जो सेक्शन है जिसका नाम है अकादमी अनुभाग, ठीक है। दूसरे नंबर पर देखिए जिसका नाम है परीक्षा,
क्योंकि वो परीक्षा को देखता है, परीक्षा अनुभाग है। तीसरे नंबर के ऊपर देखिए प्रकाशन, क्योंकि प्रकाशन का काम भी होता है इसके अंदर, पाठ्य पुस्तकें वगैरह निःशुल्क प्रोवाइड करवाई जाती है इसके अंदर। उसके बाद देखिए लेखा, जो भी फीस वगैरह आती है उसका लेखा जोखा भी रखा जाता है। 5वें नंबर पर आता है विद्यार्थी सेवा केंद्र, विद्यार्थी सेवा केंद्र की भी स्थापना की गई है किसी प्रकार की कोई समस्या हो। 6ठे नंबर पर देखिए प्रशासन और सामान्य प्रशासन, तो 6ठे नंबर पर आता है इसका जो प्रशासन है उसका सेक्शन आता है। 7वें नंबर पर आता है मूल्यांकन, और 8वें नंबर के अंदर देखिए फिर आता है गोपनीय, जहां पेपर वगैरह बनते हैं, गोपनीय सेक्शन। और 9वां जो अंतिम आता है संस्था, जहां कर्मचारियों का रिकॉर्ड को रखा जाता है, संस्थापन अनुभाग। टोटल कितने हो गए सेक्शन? 9 सेक्शन इसके अंदर बनाए गए हैं। और इस तरह से देखिए यहाँ जो कार्य किए जाते हैं 9 सेक्शन के अनुसार कार्य किए जाते हैं। अब देखिए हम बात करें इसके अंदर कुछ चीज़ों के अंदर छूट भी दी गई है। अगर हम छूट की बात करें तो देखिए जेल सहवासी जो होते हैं उनके लिए निःशुल्क पढ़ाई के लिए कोई फीस नहीं देना। अगर कोई जेल में व्यक्ति है, अगर उसको पढ़ना है तो उसके लिए शुल्क माफ़ है। उसके बाद देखिए एक कार्यक्रम चलता है अपने शिक्षा सेतु यानी ब्रिज कोर्स, ब्रिज कोर्स के माध्यम से अगर कोई बालिकाएं महिलाएं पढ़ना चाहती हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर निःशुल्क सुविधाएं दी गई हैं। बाकी SC ST के बच्चों के लिए भी इसके अंदर छूट दी गई है परीक्षा के अंदर, फीस के अंदर। तो इस तरह से प्रावधान किए गए हैं। तो ये अपना एक छोटा सा कार्यक्रम था साथियों, जिसका नाम है RSOS, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, माध्यमिक शिक्षा के अधीन एक स्वायत्तशासी संस्था, जिसके मैंने प्रबंधन और एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर, जो स्वरूप था, वो आपको मैंने बताया। नए देखिए अपने टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा आप लोगों के साथ, तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।